वंदे मातरम। 60वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से शुभकामनाएं। सूर्य की किरणों से दमकता सजा धजा ऐतिहासिक राजपथ। राजपथ के दोनों ओर बैठे लोग गणतंत्र दिवस की भव्य परेड के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत सामान्यतः प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ होती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, इसलिए आज रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी अमर जवान ज्योति पर राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजपथ एक बार फिर गणतंत्र दिवस परेड का साक्षी बनने को तैयार। राजपथ की बाईं ओर रायसीना हिल्स पर विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रभुत्व को दर्शाता भव्य राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है। महामहिम राष्ट्रपति का निवास, वास्तुकला का बेजोड़ नमूना, और यह है जयपुर स्तंभ। राष्ट्रपति भवन के सामने दाईं ओर है साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय साउथ ब्लॉक में है। राष्ट्रपति भवन की बाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, यहां वित्त तथा गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य कार्यालय हैं। नॉर्थ ब्लॉक के नजदीक है संसद भवन। इसी संसद भवन में संविधान को अंतिम रूप देने से पहले महत्वपूर्ण बैठकें हुई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व। प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित है। 1950 में आज ही के दिन भारत वास्तविक अर्थों में प्रभुता संपन्न गणतांत्रिक राष्ट्र बना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। सभी ने प्रण लिया कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हुआ। साठवें गणतंत्र दिवस की परेड कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। हर वर्ष सलामी मंच के सामने से परेड तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति को सलामी देते हुए गुजरती है। सलामी मंच के ठीक सामने है सारनाथ के सिंह शीर्ष का प्रतिरूप। हमारा यह राष्ट्रीय चिन्ह विश्व शांति और एकता का प्रतीक है। यहां से दाईं ओर नजर घुमाएं तो हम बरबस एकटक देखते रह जाते हैं। इंडिया गेट। वास्तुशिल्प के इस शानदार नमूने के वास्तुशिल्पी थे एडविन लटियंस। 1921 में तत्कालीन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने इसकी आधारशिला रखी। 10 साल बाद 1931 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे राष्ट्र को सौंपा। इंडिया गेट की मेहराब गोल है और छत आयताकार। छत के ऊपर सांची के स्तूप के ऊपरी भाग जैसा छोटा गुंबद बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बने 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट की पथरीली और चिकनी दीवारों पर शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। 13,000 हिंदुस्तानी और अंग्रेज सैनिकों के नाम भी हैं जो युद्ध में लापता हो गए थे और उन्हें मृत समझ लिया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट की मेहराब के बीच एक छोटे चबूतरे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना की। यहां ये ज्योति दिन रात प्रज्वलित रहती है। यहां एक बंदूक को उल्टा लगाया गया है और उसके ऊपर रखी है एक हेलमेट।
अमर जवान ज्योति के पूर्व की ओर सेना के तीनों अंगों के ध्वज लगाए गए हैं। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों के प्रति यहां आकर सभी नतमस्तक हो जाते हैं। The imposing India Gate exhibits a scale appropriate to the battlefield contributions and sacrifices of the Indian soldiers during the First World War and the Third Afghan War. The three flags of the three services, the Army, Navy and Air Force, fluttering in the breeze, proud as ever, and reflecting the courage and patriotism of our men in uniform. This is the memorial to the unknown soldier, established here in 1972. A reversed rifle, crested with a soldier's helmet, is placed upon a black cenotaph. Each face of the cenotaph bears the words Amar Jawan, or Eternal Soldier. On the four corners of the cenotaph burns the Amar Jawan Jyoti, the eternal flame, to commemorate the indomitable courage of our brave soldiers who laid down their lives for the nation. The four flames of the Amar Jawan Jyoti reaching out in four directions so that the world may know that India's strength lies in the spirit of her people who are willing to sacrifice their all to defend her sovereignty. The monument honors 60,000 Indian officers and men who died overseas and records on its walls the names of 13,516 Indian officers and men of no known grave who fell fighting on the northwest frontier and in the Third Afghan War. An inter-services guard of honor comprising of men drawn from the three services, waiting in readiness to pay homage to the valiant martyrs of the Indian Armed Forces. The commander of the Indian Inter-Services contingent is Lieutenant Colonel Kapil Rana. The army contingent is led by Captain C.L. Himar. A proud moment for the men in uniform as they pay homage to their brethren and as they evoke inspiration from them, knowing full well that they are ready to lay their lives for the cause of the nation. This is the naval contingent led by Commander Sunil Kara. And the third contingent of this Inter-Services Guard of Honor is the Air Force contingent. We can see the flag here of the three services. The colors evoke a great sense of patriotism and fervor in the men who are in uniform, India's defense personnel. The three service chiefs waiting here for the arrival of the dignitaries. The Minister of State for Defence, Mr. M.M. Pallam Raju, has arrived here at India Gate and exchanges greetings with the three service chiefs. The Army Chief, General Deepak Kapoor, Naval Chief, Admiral Surish Mehta, and Air Chief Marshal Fali Homi Major. Also present is the Defence Secretary, Shri Vijay Singh. Members of the Air Force contingent,
ever alert, ever ready, no matter what the crisis that India faces. The Minister of State for Defence Production, Rao Indrajit Singh, has arrived here at India Gate. The customary exchange of greetings. Pandit Nehru had once said, "Who lives when India dies? Who dies when India lives?" And this is a palpable reminder of what Pandit Nehru had said. The eternal flame that burns here in memory of the brave soldiers is but a symbol. But these valiant men who salute the three flags can never die, for they live forever in India's heartbeat. They live in each dream that India sees and in each aspiration that India realizes. The dignitaries are waiting for the arrival of the Defense Minister, Shri A.K. Antony, who will lead the nation in paying homage to the unknown soldier, the martyrs of India, who we are so proud of. The ceremony here is awe-inspiring and solemn. The Defense Minister will lay a wreath at the cenotaph. After the Defense Minister lays the wreath, the Guard Commander will give Salami Shastra, or present arms, and Shok Shastra, or reverse arms. The buglers will sound the last post. The officers in uniform will salute, and others will stand at attention. After the last note of the last post, a 2-minute silence will be observed. The buglers will sound the rouse, and the Guard Commander will order Salami Shastra to mark the completion of the 2-minute silence. This ceremony is held here every year before the beginning of the Republic Day Parade, because India knows how to honor and commemorate her martyrs. Mrs. Indira Gandhi, when she dedicated the Amar Jawan Jyoti to the nation in 1972 on the 26th of January, had said, "Martyrdom is not the end, it is the beginning. And indeed, martyrdom can never be the end, for we must continue to defend the ideals of democracy laid down by our founding fathers and strive towards new goals of achievement and progress." It is these democratic ideals which were given to us by our founding fathers, the principles of liberty and fraternity, which are the basis for us to pursue our dreams. And we can do that only because there are these valiant men who choose to give their all for the nation. The Defense Minister, Shri A.K. Antony, has arrived here. He is received by his ministerial colleagues and the 3 service chiefs. He will lead the nation in paying homage to the martyrs.
The Defence Minister being led by the wreath bearers in slow march to approach the memorial. أنت سنقاد إسلامي جست أنت سنقاد شوك جست Good. أنت سنقاد إسلامي جست
The rouse sounded by the buglers marks the end of the 2-minute silence, a heartfelt homage paid by the Defence Minister on behalf of the nation. And he now pens his thoughts in a book kept here for the occasion. In his thoughts are reflected the emotions of a grateful nation whose every citizen is aware that we can live in peace and pursue our dreams because of the sacrifices these valiant sons of the soil have made for their brethren. We bow our heads in gratitude and pray for their families. आज सुबह से ही राजपथ पर लोगों का आना शुरू हो गया था। कुछ ही देर बाद महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आज के समारोह के मुख्य अतिथि कजाकिस्तान गणतंत्र के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के साथ सलामी मंच पधारने वाली हैं। अपने अंगरक्षकों के साथ वे धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेते हैं। पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधीवादी राजनेता, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षाविद, विद्वान, लेखक, राजनेता और दार्शनिक, देश के पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, देश के दूसरे उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी मजदूर नेता, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति। श्री फखरुद्दीन अली अहमद स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय गणराज्य के 5वें राष्ट्रपति। श्री नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता सेनानी, देश के 6ठे राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के 7वें राष्ट्रपति। श्री आर वेंकटरमन पहले रक्षा और वित्त मंत्री, बाद में देश के उपराष्ट्रपति और फिर 1987 में देश के राष्ट्रपति। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान, देश के उपराष्ट्रपति और 1992 में देश के राष्ट्रपति। श्री के आर नारायणन राजनयिक, शिक्षाविद, देश के उपराष्ट्रपति रहे और फिर सन 1997 में राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक, सारा जीवन उच्च विचार को चरितार्थ करने वाले, देश के मिसाइल कार्यक्रम की शक्ति, सन 2002 में देश के राष्ट्रपति बने। आज राजपथ जीवंत हो उठा है। यहाँ पर अधिकतर गणमान्य अतिथि पधार चुके हैं। 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान प्रभावी हुआ। ये परेड श्रद्धांजलि है हमारे संविधान को और इस महान राष्ट्र को। आज की परेड में कजाकिस्तान गणतंत्र के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं। रक्षा राज्य उत्पादन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह,
पधार चुके हैं, यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। यूपी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी पधार चुकी हैं। रक्षा मंत्री श्री A.K. एंटनी, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिल रहे हैं। रक्षा राज्य उत्पादन मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, इन सब से मिलते हुए रक्षा सचिव भी यहाँ उपस्थित हैं। अब से कुछ ही देर में महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के साथ यहाँ पधारेंगी। बड़े उत्साह से यहाँ आई जनता, यहाँ दर्शक राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी परेड आरंभ होगी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मजबूत स्तंभों पर आधारित हमारा देश विश्व के सबसे सफल और गौरवशाली प्रजातांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। आज देश भर में पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ 60वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। विदेश में रहने वाले भारतीय भी इस राष्ट्रीय पर्व को उतने ही जोश खरोश के साथ मनाते हैं जितना कि हम यहाँ मना रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति सलामी मंच पर पहुंचेंगी। उनके आगमन पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और राष्ट्रगान होगा। जहां तक हम बात सलामी की करते हैं तो सलामी या सलूट के पीछे कई अवधारणाएं हैं। कहा जाता है कि जब कोई सैनिक किसी को सलूट करता है तो हाथ की हथेली खुली रखते हुए करता है। सलूट खुली हथेली से इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका संकेत है कि उसके सैनिक के हाथ में कोई हथियार छिपा हुआ नहीं है। और ये देखिए कितने उत्साह से सुबह से यहाँ पर हर उम्र के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग यहाँ आए बैठे हैं और परेड को देखने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं माननीय मंत्रीगण, गृह मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, मंत्री श्री आनंद शर्मा, यहाँ पर कई बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति जी का यहाँ स्वागत। उनके साथ है उनकी पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पति श्री देवी सिंह शेखावत सलामी मंच के पास पहुंच रहे हैं।
अब से बस कुछ ही क्षणों में महामहिम राष्ट्रपति पधारने वाली हैं। उनके साथ हैं इस परेड के मुख्य अतिथि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री नूर सुल्तान नजरबायेव। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपने सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ पधार रही हैं। सन 1773 में गठित घुड़सवार अंगरक्षकों की यह रेजिमेंट भारतीय सेना की प्राचीनतम रेजिमेंट है। राष्ट्रपति की कार की दाहिनी ओर है रेजिमेंट के कर्नल आकाशदीप भनोत अपने घोड़े फरियाद पर, तथा बाई ओर अपने घोड़े विराट पर सेकंड इन कमांड है लेफ्टिनेंट कर्नल रविंदर नरवाल सेवा पदक हैं। महामहिम राष्ट्रपति के अंगरक्षक दो भागों में बटे हुए हैं। राष्ट्रपति के आगे चलने वाली टुकड़ी का नेतृत्व घोड़े मास्टर पर बैठे रिसालदार मेजर श्री भगवान कर रहे हैं। उनके पीछे चलने वाली टुकड़ी का नेतृत्व अपने घोड़े विक्रांत पर बैठे रिसालदार सुखबीर सिंह कर रहे हैं। रेजिमेंट का ध्वज लेकर चल रही टुकड़ी की अगुवाई अपने घोड़े ट्विस्टर पर बैठे रिसालदार बलकर सिंह कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति पधार चुकी हैं। महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत और साथ हैं नूर सुल्तान नजरबायेव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। यहाँ उनका स्वागत कर रहे हैं रक्षा मंत्री श्री A.K. एंटनी। उन्हें अधिकारियों से परिचित करवाया जा रहा है। अड़सठ वर्षीय नूर सुल्तान नजरबायेव 1990 तक सोवियत समाजवादी गणतंत्र की मंत्री परिषद के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने कजाकिस्तान के प्रमुख का पदभार संभाला। आपने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया है। 1960 में आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। 1984 में आप मंत्री परिषद के अध्यक्ष चुने गए और 1990 में सोवियत यूनियन से कजाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और आप राष्ट्रपति बने। आप कजाकिस्तान की लोकसभा के अध्यक्ष और सशस्त्र सैनिकों के सुप्रीम कमांडर भी हैं। राष्ट्रपति जैसे ही निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगी, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और राष्ट्रगान होगा। तोपखाने की कमान 299 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल मनु मोहन संभाल रहे हैं। गन पोजीशन ऑफिसर सूबेदार गुरापाड़ू आर। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्र सलूट मध्य
राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन वाइगॉब कदम कदम। महामहिम राष्ट्रपति के अंगरक्षक वापस जा रहे हैं। ये दोबारा आएंगे परेड के अंत में महामहिम राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को वापस ले जाने के लिए। ध्वजारोहण के पश्चात और परेड से पहले असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा परमवीर तथा अशोक चक्र प्रदान किए जाएंगे। श्री आरपी डेंगजो, मेघालय पुलिस, मरणोपरांत। नवंबर 2007 को यह सूचना मिली कि स्वचालित राइफलों तथा बड़ी मात्रा में विस्फोटकों से लैस लगभग 10 उग्रवादियों ने मेघालय के जंगलों में एक शिविर डालकर रखा है। श्री आरपी डेंगजो उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस दल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। पुलिस दल अगले दिन सूर्योदय से ठीक पहले मौके पर पहुंचा और उग्रवादियों को शिविर से बाहर खदेड़ने के लिए शिविर पर टूट पड़ा। उग्रवादियों ने आक्रमण दल पर भारी गोलीबारी कर दी। श्री डेंगजो ने बहादुरी से गोलीबारी का जवाब दिया तथा एक उग्रवादी को मार गिराया, तथापि उनको भी एक गोली लग गई। गंभीर घाव की परवाह न करते हुए उन्होंने दल का नेतृत्व जारी रखा तथा 2 दुर्दांत उग्रवादियों को बंदी बनाने में कामयाब हो गए। श्री आरपी डेंगजो ने उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान किया। स्वर्गीय आरपी डेंगजो की पत्नी श्रीमती सती मोशाबला, सहायक कमांडेंट श्री प्रमोद कुमार सतपथी, विशेष ऑपरेशन ग्रुप, उड़ीसा राज्य सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षण प्रभारी, मरणोपरांत। पंद्रह फरवरी 2008 की रात भारी मात्रा में हथियारों से लैस लगभग 500 से भी ज्यादा नक्सलवादियों ने भुवनेश्वर के इर्द गिर्द अनेक स्थानों पर एक साथ पुलिस पर आक्रमण कर दिया और बहुत से हथियार लूट लिए। साथ ही कई पुलिस कर्मियों को मार दिया। तत्पश्चात वे पास के जंगलों में छिप गए। विशेष ऑपरेशन ग्रुप के सहायक कमांडेंट प्रमोद कुमार सतपथी मात्र 20 पुलिस कर्मियों के साथ जंगल के अंदर ऊंचे स्थान पर मोर्चा लिए नक्सलियों के पास पहुंचे और उन पर तुरंत धावा बोल दिया। नक्सलियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की और लगभग 2 घंटे तक चलने वाली भीषण मुठभेड़ में श्री सतपथी ने अनुकरणीय बहादुरी के साथ ऑपरेशन का नेतृत्व किया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया। श्री प्रमोद कुमार सतपथी ने नक्सलियों के विरुद्ध लड़ते हुए उच्च कोटि की वीरता और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार सतपथी की पत्नी श्रीमती अमिता सतपथी, कर्नल जोजन थॉमस, जाट रेजिमेंट, 45 राष्ट्रीय राइफल, मरणोपरांत।
जम्मू कश्मीर में तैनात 45 राष्ट्रीय राइफल बटालियन के कमान अफसर कर्नल जोजन थॉमस को 22 अगस्त 2008 को सवेरे 3:30 बजे एक आतंकवादी समूह का पता चला। कर्नल थॉमस उपलब्ध सैनिकों के साथ तुरंत उस क्षेत्र की ओर गए और शीघ्र ही भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। मोर्चे पर अगुवाई करते हुए कर्नल थॉमस शीघ्र आगे बढ़े तथा बिल्कुल नजदीक से 2 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गोलियों के गंभीर घाव लगे। इसके बावजूद उन्होंने गुत्थम गुत्था की भयंकर लड़ाई में तीसरे दुर्दांत आतंकवादी का भी सफाया कर डाला। कर्नल जोजन थॉमस ने 3 कट्टर आतंकवादियों का सफाया करने में अनुकरणीय नेतृत्व तथा असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्नल जोजन थॉमस की पत्नी श्रीमती वीना जोजन थॉमस। श्री मोहनचंद शर्मा, निरीक्षक, दिल्ली पुलिस, मरणोपरांत। श्री मोहनचंद शर्मा, इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस को 19 सितंबर 2008 को एक खास सूचना मिली कि दिल्ली श्रृंखला बम धमाकों के संबंध में वांछित एक संदिग्ध व्यक्ति जामिया नगर नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित बाटला हाउस के एक फ्लैट में छिपा हुआ है। श्री शर्मा 7 सदस्यीय दल का नेतृत्व करते हुए तुरंत उस फ्लैट पर पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने फ्लैट में अन्य दरवाजे से प्रवेश किया, उनको फ्लैट के अंदर छुपे हुए आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी की पहली बौछार लगी। निर्भीकता के साथ उन्होंने गोलीबारी का जवाब दिया। इस प्रकार शुरू हुई दोनों तरफ की गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए और 1 पकड़ा गया। श्री मोहनचंद शर्मा ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री मोहनचंद शर्मा की पत्नी श्रीमती माया शर्मा। हवलदार बहादुर सिंह बोहरा, 10वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल, मरणोपरांत। हवलदार बहादुर सिंह बोहरा जम्मू कश्मीर के लवास के सामान्य क्षेत्र में तलाशी ऑपरेशन के लिए तैनात आक्रमण दल के स्क्वाड कमांडर थे। उन्होंने 25 सितंबर 2008 को शाम 6:15 बजे आतंकवादी दल को देखा और उन्हें बीच में ही रोकने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। इस प्रक्रिया के दौरान हवलदार बहादुर सिंह बोहरा शत्रु की भारी गोलीबारी की चपेट में आ गए। निर्भीकता के साथ वो आतंकवादियों पर टूट पड़े और उनमें से एक को मार गिराया। तथापि उन्हें गोलियों के गहरे घाव लगे। सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने से इनकार करते हुए उन्होंने आक्रमण जारी रखा और बिल्कुल नजदीक से 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। इस प्रकार हवलदार बहादुर सिंह बोहरा ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अत्यधिक असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की श्रीमती पत्नी श्रीमती शांति देवी। श्री हेमंत कमलाकर करकरे, संयुक्त पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र, मरणोपरांत। 26 नवंबर 2008 को रात 9:40 पर श्री हेमंत कमलाकर करकरे, संयुक्त पुलिस आयुक्त और आतंकवादी रोधी दस्ते के प्रमुख को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई पर आतंकवादियों के आक्रमण के बारे में सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री करकरे ने बच निकलने के संभावित रास्तों पर दल भेजे
और स्वयं एक छोटी सी टुकड़ी लेकर कामा अस्पताल की ओर चल पड़े, जहां तक आतंकवादी वहां पहुंच चुके थे। आतंकवादियों और पुलिस दल के बीच भारी गोलीबारी हुई। इसके परिणाम स्वरूप आतंकवादी अपनी जगह बदलने के लिए मजबूर हो गए। श्री करकरे ने आतंकवादियों का पीछा किया, लेकिन इस कार्रवाई में उनकी जीप पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी वो ऑपरेशन का नेतृत्व करते रहे और एक आतंकवादी को घायल कर पाने में सफल हो गए। श्री हेमंत कमलाकर करकरे ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में उच्च कोटि के साहस, बहादुरी और नेतृत्व का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री हेमंत कमलाकर करकरे की पत्नी श्रीमती कविता हेमंत करकरे। श्री अशोक मारुतराव कामटे, अपर पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र, मरणोपरांत। छब्बीस नवंबर 2008 को 10 सशस्त्र आतंकवादियों ने मुंबई में एक साथ कई स्थानों पर आक्रमण कर दिया। श्री अशोक मारुतराव कामटे, अपर पुलिस आयुक्त, उस पुलिस टुकड़ी में शामिल थे जहां आतंकवादी घुस गए थे। आतंकवादियों और पुलिस टुकड़ी के बीच गोलीबारी की लड़ाई शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप आतंकवादी अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर हो गए। इस पुलिस टुकड़ी ने आतंकवादियों का पीछा किया, पर इस कार्रवाई में उनकी जीप पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। श्री कामटे ने गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद लड़ाई जारी रखी तथा एक आतंकवादी को घायल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री अशोक मारुतराव कामटे ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में उच्चतम कोटि के साहस तथा नेतृत्व का प्रदर्शन किया तथा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अशोक मारुतराव कामटे की पत्नी श्रीमती विनीता अशोक कामटे। श्री विजय सहदेव सालस्कर, इंस्पेक्टर अपकर्षण रोधी प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, महाराष्ट्र, मरणोपरांत। छब्बीस नवंबर 2008 को 10 सशस्त्र आतंकवादियों ने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर एक साथ धावा बोला। श्री विजय सहदेव सालस्कर, इंस्पेक्टर अपकर्षण रोधी प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, उस पुलिस टुकड़ी में शामिल थे जो दौड़कर कामा अस्पताल पहुंची थी, जहां आतंकवादी घुस गए थे। आतंकवादी तथा पुलिस टुकड़ी के बीच गोलीबारी की लड़ाई शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप आतंकवादी अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर हो गए। पुलिस टुकड़ी ने आतंकवादियों का पीछा किया, परंतु इस कार्रवाई में उनकी जीप पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। श्री सालस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए, तथापि उन्होंने लड़ाई जारी रखी और एक आतंकवादी को घायल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री विजय सहदेव सालस्कर ने विकट परिस्थितियों में अदम्य तथा अतुल्य साहस का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री विजय सहदेव सालस्कर की पत्नी श्रीमती स्मिता विजय सारस्कर। श्री तुकाराम गोपाल ओमले, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, महाराष्ट्र, मरणोपरांत। छब्बीस नवंबर 2008 को श्री तुकाराम गोपाल ओमले, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में रात्रि ड्यूटी पर थे जब आतंकवादियों ने धावा बोला था। आधी रात के करीब वायरलेस पर यह संदेश दिया गया कि 2 आतंकवादी एक कार में मरीन ड्राइव की ओर भाग रहे हैं। श्री ओमले ने इसे रोकने के लिए तुरंत बैरिकेड लगा दिए। ज्यों ही आतंकवादियों की कार रुकी, उसके अंदर बैठे एक आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी। श्री ओमले हिम्मत दिखाते हुए कार की बाईं ओर दौड़े और AK-47 राइफल को छीनने के लिए एक आतंकवादी को धर दबोचा।
इस कार्रवाई के दौरान वे खुद गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में घावों के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री तुकाराम गोपाल ओमले ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अदम्य साहस तथा असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री तुकाराम गोपाल ओमले की पत्नी श्रीमती ताराबाई तुकाराम ओमले। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, बिहार रेजिमेंट 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, मरणोपरांत। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने होटल ताजमहल से आतंकवादियों को मार भगाने के लिए 27 नवंबर 2008 को किए गए कमांडो ऑपरेशन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने 14 बंधकों को छुड़ाया। ऑपरेशन के दौरान उनकी टुकड़ी पर भारी गोलीबारी होने लगी, जिसमें उनकी टुकड़ी का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मेजर संदीप ने निशाने पर गोलीबारी करके आतंकवादियों को घेर लिया और घायल कमांडो को सुरक्षित जगह ले जाकर बचा लिया। इस कार्रवाई के दौरान उनके दाएं हाथ में गोली लग गई। चोट के बावजूद वे आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने सखा भाव तथा ऊंचे दर्जे के नेतृत्व के साथ साथ उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की माता श्रीमती धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन। हवादार गजेंद्र सिंह, पैराशूट रेजिमेंट 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, मरणोपरांत। सत्ताईस नवंबर 2008 की रात हवलदार गजेंद्र सिंह नरीमन हाउस मुंबई में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे ऑपरेशन में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। भवन की अंतिम मंजिल से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए वे उस जगह पर जा पहुंचे जहां आतंकवादियों ने मोर्चा ले रखा था। ज्यों ही वे अंदर दाखिल हुए, आतंकवादियों ने ग्रेनेड से उन्हें घायल कर दिया। वे अडिग रहकर गोलियां बरसाते रहे और प्रतिपक्षी की भारी गोलियों का सामना करते हुए उन्होंने आतंकवादियों को घेर लिया। इस कार्रवाई में उन्होंने एक आतंकवादी को घायल कर दिया और अन्यों को कमरे के अंदर ही वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। घायल होने के बावजूद उन्होंने मुठभेड़ जारी रखी, लेकिन घावों के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो गए। हवलदार गजेंद्र सिंह ने अति प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार गजेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती विनीता देवी। India honors her valiant sons who have performed acts of conspicuous bravery with the Ashok Chakra.